हमारा टॉपिक चल रहा है कैपिटल बजटिंग टेक्निक। हमारा टॉपिक चल रहा था कैपिटल बजटिंग टेक्निक। उसमें मैंने पहली टेक्निक पे बैक पीरियड का जिक्र किया था। ये एक बड़ी सिंपल टेक्निक है जिसमें सिर्फ हमने ये अंदाजा लगाना होता है कि एक प्रोजेक्ट में जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करेंगे तो कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में, कितने साल लगेंगे। बेसिकली ये हमने वर्किंग की थी। प्रॉब्लम 10.1 कल हमने इसके ऊपर की थी। आज हम 10-2 से स्टार्ट करेंगे। कोई मुझे पेज नंबर कंफर्म करे। सर 416 416 ठीक हो गया। एक सेकंड। ये प्रॉब्लम है पेज 416 के ऊपर जनाब। वो कहता है कि नोवा प्रोडक्ट्स हैज अ 5-year maximum acceptable payback period. The firm is considering the purchase of a new machine and must choose between two alternatives. ठीक है, यानी वो बता रहा है कि नोवा प्रोडक्ट नाम की एक कंपनी है और जो उसने एक प्रोजेक्ट के लिए न्यू मशीन खरीदनी है और उसके बाद दो चॉइसेस हैं, उन दो में से किसी एक को उसने चूज करना है। ठीक हो गया। अब इस हवाले से हम क्या करेंगे, एक सेकंड में ना ये वीडियो फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ फार्मूला तो लगाएंगे, पहले पढ़ तो लेना सवाल क्या है। वो कहता क्या है, वो पहले तो कहता है जनाब द फर्स्ट मशीन रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $14,000। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट ऑल्टरनेटिव की। एंड जनरेट्स एनुअल आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज ऑफ $3,000। ठीक हो गया। फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 7 years, और ये 7 years उसकी प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ होगी। The second machine requires an initial investment of $21,000 and provides an annual cash inflow after tax of $4,000 for 20 years. ए पार्ट में वो कह रहा है डिटरमिन द पे बैक पीरियड फॉर ईच मशीन। दोनों के लिए पे बैक पीरियड फाइंड करना है। तो ए पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक मशीन को हम कर लेते हैं, फर्स्ट मशीन कर लेते हैं, ठीक है, और फिर एक सेकंड मशीन कर लेते हैं। तो फर्स्ट मशीन के लिए पे बैक पीरियड पीवीपी होगा हमारे पास। सर ये जरा रिपीट कर दें, ये 14,000 और 3,000 का समझ नहीं आया बेटा 14,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यानी मशीन खरीदने पे इतने पैसे लगेंगे, ठीक है, और 3,000 उससे कैश इनफ्लो है, यानी इससे वो पैसे मिलने की उम्मीद है। हम जब ये मशीन ले लेंगे इससे जो हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जो पैसे आएंगे वो ये होंगे 3,000 हर साल होगा अपना 7 सालों के लिए। ठीक है, इसका मतलब है हमने 3,000 हर साल रिकवर करना है, 14,000 हमने रिकवर करना है। तो ये होगा 3,000 पहले साल का जमा 3,000 दूसरे साल का, 2 साल हो गए, जमा 3,000 तीसरे साल का 3, जमा 3,000 चौथे साल का 4। तो यहाँ पर 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 4 साल ये हो गए। अब 3,000 ये 4 सालों के 3,000 इकट्ठे हो गए। इससे हमने जो टोटल रेवेन्यू गैदर कर लिया है वो रेवेन्यू है जनाब 12,000 का, मगर हमारा टारगेट क्या है, हमने 14,000 रिकवर करना है। तो इसका मतलब है मजीद हमें 2,000 रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 2,000 और ऐड करेंगे, पर वो 2,000 के लिए टाइम पीरियड कितना रिक्वायर्ड होगा, वो होगा 2,000 डिवाइडेड बाय 3,000, यानी जो रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाय जो उस साल में आ रहा है कैश फ्लो। तो जब आप इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 + 1 + 1 + 1, 4 साल ये, प्लस इसको कन्वर्ट करेंगे ये 0.66 आ जाएगा। तो आपका पे बैक पीरियड आ जाएगा 4.66 years। ठीक है जनाब। सर ये 4 कहाँ पे लिखा है जो आप कह रहे हैं 1 + 1 + बेटा ये देख, ये ऊपर 1, तो 5, ये देख, ये सारे ऊपर तो 1 नहीं लिखे मैंने। एक एक साल का कैश फ्लो है ना, उतने साल मैंने जमा अच्छा एक कर दिए, साल वो सारे साल मैंने चलें जमा कर लिए ठीक है। ना। ऊपर रकमें जमा इसलिए की थी कि हमें टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। हमारा टारगेट था 14,000 लेना है, हमने हासिल करना है। ये देख मैंने इधर लिखा है ठीक है प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो पे बैक पीरियड में मैंने वही हाँ बताया कि वो ये सिंपल सी टेक्निक है जो इस चीज को टारगेट करती है कि हमने जो पैसा शुरू में लगाया है वो कितने अरसे में रिकवर हो जाएगा। सही है। अच्छा ये नीचे साल लिए हुए आपने 1 साल 2 हाँ साल। एक एक साल लिया मैंने, हर साल का वो लिया। सदाकत शाबाश, सही आंसर है तुम्हारे।
अच्छा जी, इसके बाद फर्स्ट मशीन के बाद अब हम आ जाते हैं जनाब सेकंड मशीन की तरफ। तो सेकंड मशीन जो है उसकी क्या कहानी है? सेकंड मशीन का पे बैक पीरियड के लिए मैं रिकॉल करा दूं, क्योंकि मेरी ये हेलीकॉप्टर किस्म की क्लास है। 21,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, और 4,000 का कैश इनफ्लो था हर साल 20 सालों के लिए उसने दिया हुआ हमें। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है हमारा टारगेट यहां पर 21,000 रिकवर करना है, और 4,000 हर साल में वो रिकवर होगा। तो इसका मतलब है 4,000 पहले साल का, जमा 4,000 दूसरे साल का, जमा 4,000 तीसरे साल का, जमा 4,000 चौथे साल का, जमा 4,000 पांचवें साल का। जब हम ये 5 सालों के 4,000 जमा करेंगे तो हमारे पास 20,000 का टोटल आएगा। इसका मतलब है मजीद हमें कितना चाहिए? 1,000 और चाहिए। ठीक है जनाब? तो अब इसका मतलब है कि 5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, ऊपर कितने लगेंगे ये 1,000 का हम फ्रैक्शन बना लेंगे। तो 1,000 जी ऑफिस डिवाइडेड बाय 4,000 का फ्रैक्शन, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इस फ्रैक्शन में 0.25, तो आपका फाइनल सम बनेगा 5.25 ईयर्स। ये आपका पे बैक पीरियड बनेगा। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछें, 1 मिनट होल्ड करिएगा। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया, लेट्स मूव बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट कहता है जनाब, कमेंट ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मशीन्स अज्यूमिंग दैट दे आर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। वो कहता है कि अगर दोनों मशीन्स को हम सिलेक्ट या रिजेक्ट करना चाहें तो इंडिपेंडेंट अगर हम देख रहे हैं कि दोनों को हम कंसिडर कर सकते हैं, तो बताएं जनाब कि इनमें से कौन सा एक्सेप्टेबल है, कौन सा रिजेक्ट है। तो इस सवाल की पहली लाइन में ये जो दिए हुए थे, 5 इयर्स मैक्सिमम पे बैक पीरियड, नहीं सदाकत गलत कर गए हो, ये देखो गौर से, यहां पर लिखा होता है नोवा प्रोडक्ट है 5 ईयर मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड। तो ये आपका क्या है? ये आपका मैनेजमेंट का कट ऑफ पॉइंट है। यानी मैनेजमेंट में हमने ये डेडलाइन दी है कि जो प्रोजेक्ट 5 सालों में रिकवर होता है ठीक है, जो नहीं रिकवर होता उसको आपने नहीं टेकअप करना। तो इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट जिसका पे बैक पीरियड 5 इयर्स या लेस देन 5 इयर्स है वो एक्सेप्टेबल है, और जिसका पे बैक पीरियड 5 इयर्स से ज्यादा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो मशीन 1 है वो इस सिनेरियो में एक्सेप्टेबल है, और जो मशीन 2 है वो इस सिनेरियो में रिजेक्ट हो जाएगी, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। उसने कहा जी कमेंट ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द मशीन्स, दोनों में से किसको आप करेंगे एक्सेप्ट और नहीं करेंगे, उसको बताएं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि फर्स्ट मशीन is acceptable because its payback period is less than maximum acceptable payback period। ठीक है? तो मैंने प्रिसाइज लिख दिया। आप डिटेल लिखना चाहें तो आप दोनों के बारे में इंडिविजुअल अलग लिख सकते हैं कि फर्स्ट मशीन को हम एक्सेप्ट करेंगे, सेकंड मशीन को हम रिजेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ बता दिया फर्स्ट मशीन इज एक्सेप्टेबल बिकॉज़ इट्स पेबैक पीरियड लेस देन मैक्सिमम। तो हम साथ ही दूसरी का कमेंट ले देते हैं कि सेकंड मशीन, ये मैं ना इसके बुलेट्स बना दूं। सर समझ आ गई, बस ठीक है, आगे करें, समझ आ गई। ओ अच्छा, चौधरी सलमान है, कुछ शरादे हैं तेरे जैसे नहीं है, उनको नहीं समझ आती, मुझे लिखने तो दे 2 मिनट। सेकंड मशीन इज नॉट एक्सेप्टेबल as its payback period is more than maximum acceptable payback period। ठीक हो गया जनाब? अब ये हमने नरेशन लिख दी, कहानी खत्म हो गई। सी पार्ट में वो कहता है which machine should the firm accept and why। तो टेक्निकली ये जो बी पार्ट में मैंने जवाब लिखा है ना,
उस जवाब में मैंने सी पार्ट का भी जवाब दे दिया है क्योंकि मैंने ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है। उसने बी पार्ट में इतनी डिटेल नहीं पूछी थी, मैंने ज्यादा डिटेल दे दी है, और वो इसीलिए दी थी कि सी पार्ट भी इसी में कवर हो गया, कि मैंने इसमें कंफर्म कर दिया अपनी चॉइस को कि पहली मशीन हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। और क्यों है? क्योंकि उसका पे बैक पीरियड कम है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो दोनों मशीनों को हम कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर हम कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक अप्लाई करें तो मशीन, जो पहली मशीन है, वो हमारे लिए ज्यादा प्रेफर्ड है पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग। डी पार्ट में कहता है, डू द मशीन्स इन दिस प्रॉब्लम इलिस्ट्रेट एनी ऑफ द वीकनेसेस ऑफ यूजिंग पे बैक पीरियड, डिस्कस। ये कल मेरा ख्याल है डिस्कस नहीं हुई थी, वीकनेसेस नहीं ना डिस्कस हुई थी, कोई बात नहीं, मैं आज डिस्कस कर देता हूं। ये कोई नोट तो नहीं कर रहा? ठीक है, मैं अभी डिस्कस करता हूं। अब देखिएगा, ये बड़ी अहम चीज है क्योंकि ये क्रिटिसिज्म है इसका। मैं यहां पर बताता हूं पहले क्रिटिसिज्म पे बैक पीरियड का, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। आप कह सकते हैं इसको लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस, या क्रिटिसिज्म ऑफ पे बैक पीरियड टेक्निक। इस टेक्निक को अप्लाई करने के ये नुकसानात हैं या ये प्रॉब्लम्स हैं इस टेक्निक के साथ। नंबर 1 प्रॉब्लम, इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी ये टीवीएम को इग्नोर कर रही है। वो इस तरह कि ये देखो, जब हमने ये पे बैक पीरियड्स निकाले हैं तो हमने ये 3000 पहले साल का, 3000 दूसरे साल का, 3000 तीसरे साल का, 3000 चौथे साल का, और सो ऑन, जो भी वैल्यूज हैं, इनको इनकी फेस वैल्यू पे लिया है। जबकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने ये पढ़ा है कि आने वाले साल का जो 1 रुपया है वो मौजूदा साल के 1 रुपये के बराबर नहीं है। मीनिंग कि 1 साल के बाद जो 3000 है वो आज के 3000 के बराबर नहीं है। और हम इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं टाइम 0 पे, और ये कैश फ्लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सालों के बाद मिलने हैं। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं किया, हमने उसको बिल्कुल क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया। तो इस टेक्निक का पहला डिसएडवांटेज, क्रिटिसिज्म ये है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करती। नंबर 2, इसके साथ मसला क्या है? दूसरा मसला इसके साथ ये है जनाब, ये इग्नोर करती है कैश फ्लोज साइज। मीनिंग कि इस टेक्निक में सिर्फ ये देखा जाता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर होगी, ये नहीं देखा जाता कि प्रोजेक्ट का साइज कितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोजेक्ट 10,000 का है और वो 3 सालों में रिकवर हो जाता है, और एक प्रोजेक्ट 10 लाख का है, उसको रिकवर होने में 5-6 साल लगते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये टेक्निक कम वाले पीरियड को प्रेफर कर रही है, 2 साल वाले को प्रेफर कर रही है। तो हम छोटा प्रोजेक्ट ले लेंगे इस टेक्निक के अकॉर्डिंगली, बट टेक्निकली वो प्रोजेक्ट से ज्यादा फायदा हमें वो 10 लाख वाले प्रोजेक्ट में, क्योंकि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है, कैश फ्लो भी बढ़े। तीसरा प्रॉब्लम जो इसके अंदर हमें नजर आता है वो ये है कि ये इग्नोर कर देता है कैश फ्लोज आफ्टर पे बैक पीरियड। यानी ये इस टेक्निक में हम सिर्फ पे बैक पीरियड तक के साल को देखते हैं, उसके बाद कितने साल के कैश फ्लोज आने हैं उनको ये बिल्कुल इग्नोर कर देता है। मिसाल के तौर पर इधर देखें कि पहली मशीन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 14,000 थी और 3,000 मैंने कहा कैश इनफ्लो है, उसके साथ आगे लिखा था अगले पेज पे नीचे, ओहो, 7 साल, और हमने पे बैक पीरियड में सिर्फ 4.66 ईयर्स लिए, ये देखें, और उसके बाद हमने जो बकाया 2.5-3 साल बचे हैं उसके कैश फ्लो को कंसिडर ही नहीं किया। इसी तरह दूसरे प्रोजेक्ट में 21,000 की इन्वेस्टमेंट के बदले 4,000 का कैश फ्लो था और उसका 20 साल का टाइम पीरियड था, और हमने उसके पे बैक पीरियड में सिर्फ 5.25 साल कंसिडर किए, जो बाकी के 14-15 साल है उनको कंसिडर ही नहीं किया।
तो इस टेक्निक का ये भी मसला है कि ये पे बैक पीरियड के बाद वाले जो कैश फ्लोज हैं उनको बिल्कुल इग्नोर करता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते, उसको किसी गिनती में नहीं लेकर आते। ठीक हो गया। तो अब डी सवाल के आंसर में कि मशीन इन दिस प्रॉब्लम इलस्ट्रेट एनी ऑफ द वीकनेसेस यूजिंग इन पे बैक, तो हम उसमें ये तीनों प्रॉब्लम्स का जिक्र कर सकते हैं कि ये तीनों इश्यूज जो हैं इसके अंदर आ रहे हैं। ये मैं डी पार्ट करके ना इसको लिख देता हूं कि यही डी पार्ट का आंसर है कि हमने टाइम वैल्यू मनी को भी इग्नोर कर दिया है, हमने कैश फ्लोज के साइज को भी नहीं देखा। पहले प्रोजेक्ट का कैश फ्लो साइज छोटा है, वो 3000 है हर साल। दूसरे प्रोजेक्ट का कैश फ्लो साइज बड़ा है, वो 4000 है हर साल। उसके बाद हमने टाइम पीरियड को भी इग्नोर किया है, पे बैक पीरियड के बाद वाला, कि उसमें 20 साल थे, 14-15 साल का कैश फ्लो उसके बाद मिलना था हमें, और यहाँ पर हमें भी 2.5 साल का कैश फ्लो मिलना था। बट स्टिल इधर के 2.5 साल के कैश फ्लो में और उधर 14 सालों के 15 सालों के कैश फ्लो में जमीन आसमान का फर्क है। जी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज काइंडली पूछें। आगे चलते हैं सवाल नंबर 10-3 पे, ये आप लोग करेंगे और फिर मैं डिस्कस करूंगा क्लास में। प्रॉब्लम 10-3 है, चूजिंग बिटवीन टू प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अच्छा ये सुन लें, गौर कर लें, इस पे फोकस कर लें कि पे बैक पीरियड में वो प्रोजेक्ट जिसका पे बैक पीरियड कम है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं, उसको हम फौकियत देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर है। अगर लेट्स सपोज 2 प्रोजेक्ट हैं और उन दोनों का पे बैक पीरियड जो है हमारे एक्सपेक्ट जो मैनेजमेंट का कट ऑफ पीरियड है या मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड है उससे कम है, तो हम उसको एक्सेप्ट इसने करेंगे। टाइम वैल्यू मनी में किया था कि किसकी कम निकलती है, कौन हाँ फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल इसी तरह। तो पे बैक पीरियड टेक्निक कहती है कि जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड छोटा है ना, जिसमें जल्दी पैसे रिकवर होने की उम्मीद है, उसको हम प्रेफरेंस देंगे, उसको हम फौकियत देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी यही सिनेरियो है कि 2 प्रोजेक्ट्स आ गए, दोनों में से चूज करना है, किसको चूज करना है। ठीक है, तो ये निकालें इसका पे बैक पीरियड, फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर इसका पे बैक पीरियड निकालें, फिर डिस्कस करते हैं। अगर अच्छा जी, वो क्या कहता है, वो कहता है शेल कैंपिंग गियर इनकॉर्पोरेशन इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। ये लफ्ज पहले भी जिक्र हो चुके हैं, मैंने बताया आपको उसमें टाइम वैल्यू मनी के अंदर कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें से आप दोनों को नहीं चूज कर सकते, दोनों में से कोई एक को चूज किया जा सकता है। रीजन बिकॉज आपके पास ऑप्शन ये है कि दोनों की आउटकम सेम है, तो आप एक ही काम करने के लिए 2 प्रोजेक्ट्स को नहीं लेते, दोनों में से किसी एक को चूज करेंगे। अब यहाँ पर बेसिकली हमने डिसाइड करना होगा किसको प्रेफरेंस देंगे। तो वो कहता है ईच रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 लाख। दोनों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, यानी आपने 1 लाख रिकवर करना है पे बैक पीरियड के लिए। जॉन शेल, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, हैज सेट अ मैक्सिमम पे बैक पीरियड ऑफ 4 इयर्स। ये 4 ईयर जो है ये आपका मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड है, मैनेजमेंट का कट ऑफ पीरियड है, जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इस लिमिट तक प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, इससे ऊपर अगर रिकवरी होगी तो हम नहीं लेंगे प्रोजेक्ट। वो कहता था आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज एसोसिएटेड विद ईच प्रोजेक्ट शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब जो पैसे मिलने थे प्रोजेक्ट से मुतल्लिका वो हमें यहाँ पे नीचे टेबल में दिए गए। अब ए पार्ट में वो कहता है डिटरमिन दी पे बैक पीरियड ऑफ ईच प्रोजेक्ट। तो ए पार्ट को सॉल्व करें, दोनों का पे बैक पीरियड निकाल के बताएं मुझे, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ये खत्म हो जाएगा आज, उम्मीद है मुझे, अगर निकाल लो 2 मिनट लगने हैं। शाबाश, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करके बताएं, शेयर करें मेरे साथ। जी बिल्कुल ठीक है, ये 4 इयर्स आएगा दोनों का। तो अब हम फंस गए हैं एक मसले में। वो मसला क्या है जो बी पार्ट में वो पूछ रहा है? अब बी पार्ट में पूछ रहा है कि बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव शेल मस्ट चूज वन। क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, मैंने कहा था कि दोनों में से किसी एक को लिया जाएगा, तो आपने किसी एक को चूज करना है। तो विच शुड दी कंपनी इन्वेस्ट इन? तो बताएं कंपनी किस में इन्वेस्टमेंट करेगी? जी अपने अपनी विजडम में, अपने अपने नॉलेज में बताएं मुझे कि आप किस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। ए, अब क्योंकि दोनों का पे बैक पीरियड बराबर हो गया तो हम ए में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बी में भी कर सकते हैं, पर दोनों में इकट्ठे नहीं कर सकते, दोनों में से किसी एक में करना। तो हम किसको फौकियत देंगे? ए को देंगे, बी को देंगे? बी। जी बी को देंगे सर। अच्छा, कौन लोग कहते? अब वो फिर वही बात है, पता ही नहीं लगना है इधर, कितने कहते हैं बी, कितने कहते हैं ए। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं यूज करेंगे, बी, जो लोग कह रहे हैं बी, वो क्यों कह रहे हैं बी? कोई लॉजिक बताएं मुझे, बी को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं जब पे बैक पीरियड तो बराबर है, फर्क क्या है?
जी क्यों सर उसके स्टार्ट में हमारी रिकवरी ज्यादा हो रही है। क्या ज्यादा हो रही है? पेबैक ज्यादा हो रहा है, पहले साल में 40,000 हो रहा है। मगर टोटल लाख रुपया तो 4 सालों में रिकवर हो रहा है ना, पहले ज्यादा होने से क्या होना है? जी लेकिन ये सर ये हो रहा है कि पहले यहाँ पे देखें कि प्रोजेक्ट बी के अंदर जो लास्ट है वो 10,000 है, उसके बाद ये मतलब कि ग्रोथ कर रही है, लेकिन जो प्रोजेक्ट ए है उसमें 40 है और 40 लास्ट है, उसके बाद ये 20 पे आ गई है, तो हमारे लिए मगर प्रोजेक्ट बी अल्लाह सही के रहेगा। बंदे वो देखना, तो प्रोजेक्ट ए तो शुरू से ग्रोथ कर रहा है 10 20 30 40, प्रोजेक्ट बी तो शुरू लेकिन से आगे तो नीचे जा रहा डिक्रीज है। कर रहा है ना सर। आगे वो एक साल के लिए तो इसमें उसको इसमें बंदा खुश हो जाता है, पैसे जल्दी मिल गए हैं, पहले मिल गया 40,000 इकट्ठा मिल गया। हाँ नहीं, इसको आप इस सेंस में भी ले सकते हैं, वो आपने हमें वो कैश फ्लो में करवाया था कि रुपीस की वैल्यू फ्यूचर में फ्लक्चुएट हो सकती है। ये हाफिज जो है ना, ये हाफिज ने निकाला अंदर, ये सही इसने वो हारमोन जादूगर की पोतली से ना सही जवाब निकाला है। बिल्कुल। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें ये बताता है कि बड़े कैश फ्लोज जो जल्दी आ रहे हैं ना उनको प्रेफरेंस देनी है। क्यों? क्योंकि जब उनकी प्रेजेंट वैल्यू ली जाएगी वो साइज में ग्रेटर होंगे, बड़े होंगे उन कैश फ्लो से जो लेट मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये बी प्रोजेक्ट का पहले साल का 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू और ए प्रोजेक्ट के चौथे साल के 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू में बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से वो काफी कम रह जाएगा जब चौथे साल के बाद हमें मिलेगा। उसके बनिस्पत ये 1 साल के बाद वाला 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस वजह से ये जो हमें जो टेक्निक है वो इस सिचुएशन में हमें कोई गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड करती, पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हुए हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बी को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि उसके बड़े लार्जर कैश फ्लोज पहले हैं, वो बेटर चॉइस है हमारे पास। तो हम बी में आंसर में लिखेंगे कि वी वुड चूज प्रोजेक्ट बी, और सी में हम उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्यों, जो मैंने आपको अभी बताई है कि हम बी को इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि उसके जो बड़े कैश फ्लोज हैं, लार्जर कैश फ्लोज हैं, वो शुरू में हैं और वो प्रेफर किए जाएंगे बिकॉज वो रिकवरी में हमें टाइम वैल्यू मनी के पर्सपेक्टिव से या रिकवरी के एतबार से बेहतर रिजल्ट्स देंगे। जी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें।